स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। देखिए, खासतौर पर बड़ी बात सीनियरिटी को लेकर करेंगे। आखिरकार किस महकमे में नए सिरे से सीनियरिटी तय कर दी गई है, किस कैटेगरी के लिए, ये बड़ी जानकारी आज बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। स्कूल वैकेशंस को लेकर ड्राफ्ट जारी हुआ है। ये जो सर्कुलर जारी किया गया है, आखिरकार किस तरह से इसमें छुट्टियों का शेड्यूल दिखाया गया है, ये भी अपडेट लेकर आए हैं। और आपत्तियां भी क्योंकि इस बारे में मांगी गई है। सोशल मीडिया पर किस तरह का रिएक्शन मिल रहा है शिक्षकों से, अभिभावकों से, इस पर भी आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड़ा दावा आज किया है। ये टूटू में सब्जी मंडी गए थे उद्घाटन करने के लिए और क्या कुछ इनकी ओर से कहा गया, ये भी जानकारी आप तक पहुंचाने वाले हैं। बिलासपुर रैली पर तैयारियां शुरू हो गई हैं और इसी सिलसिले में मैराथन मीटिंग बुलाई गई है प्रशासनिक सचिवों के साथ। किस तरह के निर्देश इन्हें जारी हुए हैं मीटिंग में और क्या तैयारी है कांग्रेस सरकार के इस कार्यक्रम को लेकर जो कि बिलासपुर में मनाया जाएगा 11 दिसंबर को, ये भी अपडेट हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। लेकिन शुरुआत मौसम से करना चाहेंगे क्योंकि आज और कल भी बारिश बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। शीतलहर की चपेट में पूरी तरह से शिमला समेत अन्य क्षेत्र आ गए हैं। शिमला में भी पिछले कल बर्फबारी दर्ज की गई है। हालांकि शिमला से ऊपरी क्षेत्रों में 3 से 4 इंच तक बर्फबारी दर्ज हुई, जिस वजह से सुबह तक आवाजाही रुक गई थी। दरअसल आज दोपहर तक ही ये जानकारी सामने आ रही थी कि कुछ एक सड़कों पर फिसलन हो गई है, जिस वजह से गाड़ियां नहीं चल पा रही हैं और ऐसे में गाड़ियों को चलाना सुरक्षित भी नहीं है क्योंकि 2 से 3 जगह पर दुर्घटनाएं भी गाड़ियों के साथ पेश आई हैं। यही एक बड़ी वजह रहती है कि बार बार सरकार, प्रशासन और पुलिस की ओर से एडवाइजरी जारी की जाती है। यहाँ सुरक्षा अभियान चलाया गया पुलिस की ओर से और 489 वाहनों को निकाला गया उस स्थिति से जहां फिसलन के बीच ये वाहन फंसे हुए थे। 800 से ज्यादा व्यक्तियो89 को भी सुरक्षित निकाला गया है। ये बचाव अभियान जब शुरू किया गया तो उससे पहले आंकड़ा सामने आया था कि 800 के करीब व्यक्ति फंसे हैं और 489 वाहन भी फंसे हुए हैं। इन वाहनों में ही ये लोग बैठे हुए थे। कुछ एक लोग वैसे ही पैदल यात्रा के लिए निकल जाते हैं बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए, तो वो भी जगह जगह फंस गए थे, लेकिन सुरक्षित इन्हें निकाल लिया गया है। बीती रात को ही पुलिस ने ये कामयाबी हासिल कर ली थी। इसके अलावा 500 के करीब ट्रांसफार्मर ठप बताए जा रहे हैं और आज दोपहर तक पूरे हिमाचल प्रदेश में 80 सड़कें ठप थी। हालांकि इसमें कुछ एक दुरुस्त हो गई है, लेकिन कुछ एक पर अभी भी फिसलन बनी हुई है। कोहरा पड़ने की वजह से ये फिसलन हो जाया करती है। हालांकि देखिए, जब बर्फबारी होती है और कुछ समय मिल जाए और बीच में अगर बर्फबारी बंद हो तो ये पिघल जाती है, लेकिन वहीं अगर बीच में कोहरा पड़ना शुरू हो जाए सुबह और शाम के वक्त तो फिसलन जैसी स्थिति बन जाया करती है, जिस वजह से दुर्घटनाएं पेश आती हैं। और ऐसा ही हुआ है, तकरीबन 4 लोगों की मौत हुई है बीते कल से लेकर अभी तक। इसमें लाहौल स्पीति एक इलाका बताया जा रहा है जहां कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसमें एक चालक की मौत हो गई है, अन्य 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। दूसरा मामला रामपुर में पेश आया है। ये नेशनल हाईवे पर पहाड़ी से गाड़ी टकराई और 4 लोग इसमें सवार थे। 2 लोग गाड़ी को धक्का देने के लिए बाहर निकले थे, जिस वजह से उनकी जान बच गई और बाकी के 2 लोग जो गाड़ी में सवार थे उसमें चालक की मौत हो गई है। दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। इसी तरह से कुफ्फी से सोलन की ओर गाड़ी जा रही थी और यहां भी यही हुआ है कि देखिए 4 लोग इसमें सवार थे, एक की मौत हो गई है, एक व्यक्ति घायल बताया जा रहा है और 2 लोग बच गए हैं। तो ये जानकारी हम आपके लिए लेकर आए थे। वहीं रामपुर में भी इसी तरह का हादसा पेश आया जहां पहाड़ी से कार टकरा गई है और यहां ये एक नहीं बल्कि 2 युवकों की मौत बताई जा रही है और एक इसमें घायल भी है। तो इस तरह के हादसे जब पेश आते हैं तो बार बार एडवाइजरी जारी की जाती है और एडवाइजरी जारी करने के मायने ही ये है कि अपनी गाड़ी सही तरीके से चलाएं और हो सके तो इस तरह के मौसम में गाड़ी चलाने का रिस्क ही ना लें क्योंकि जगह जगह फिसलन हो जाया करती है कोहरे की वजह से भी और लगातार कुछ एक क्षेत्रों में हल्की हल्की बर्फबारी भी हो ही रही है। जैसे लाहौल स्पीति, कुल्लू, किन्नौर की जानकारी दे तो ऊंची चोटियों पर लगातार बर्फ के फाहे गिर रहे हैं। देखिए, पुलिस की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है जिसमें ये बताया गया है कि जो भी पर्यटक पहाड़ी इलाकों का रुख कर रहे हैं वो अपने साथ एंटी स्किड टायर और स्नो चेन जरूर रखें गाड़ी में। इसके अलावा अतिरिक्त टायर, जैक और आपातकालीन उपकरण भी साथ रखने के लिए कहा गया है।
ऐसी ब्रेक का इस्तेमाल ना करें जिससे आपको पहले ही समस्या आ रही हो। सही से अपने कार के सभी पार्ट्स का भी चेकअप करवा के आए, यानी कि जांच करवा के आए पूरी तरह से कार की, कि कोई भी पार्ट ऐसा तो नहीं है जिससे समस्या उत्पन्न हो सकती है। चाहे बात ब्रेक की है, बैटरी की हो, ईंधन स्तर और कूलेंट सिस्टम की भी जांच सही से करके आए, उसके बाद ही पहाड़ों का रुख करें। ये ट्रैफिक पुलिस, टूरिस्ट पुलिस और इसके अलावा रेलवे पुलिस की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है, क्योंकि आज भी 3 घटनाएं पेश आई हैं, तकरीबन 4 से 5 लोगों की मौत हो गई है। देखिए, नशा तस्करी में अब महिलाएं भी पीछे नहीं हैं। आज 2 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये खड़ा पत्थर में नाकेबंदी की गई थी पुलिस की ओर से और यहां इनसे 14 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया है। पुलिस ने केस दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। महिलाएं कहां चिट्टा सप्लाई करने जा रही थी, कब से ये कारोबार करती हैं और इनके ग्रुप में और कौन कौन जुड़ा है, इस बारे में इनसे पूछताछ होने वाली है। हिमाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री वृंदावन गए थे, जहां इन्होंने संत महाराज प्रेमानंद से भी मुलाकात की। दरअसल डिप्टी सीएम ने खुद ही अपनी सोशल मीडिया पेज पर ये पोस्ट साझा किया है और उसमें ये भी जानकारी दी है कि इनकी धर्मपत्नी स्वर्गीय सिमी अग्निहोत्री महाराज प्रेमानंद से मिलना चाहती थी और जिंदा रहते हुए कई बार ये इच्छा जाहिर कर चुकी थी कि उन्हें संत प्रेमानंद से मिलना है, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया। मथुरा वृंदावन का टूर भी उन्होंने अपने कुछ साथियों के साथ प्लान किया था, लेकिन 8 फरवरी को ही उनकी निधन की जानकारी सामने आई, जिसके बाद डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री खुद संत महाराज प्रेमानंद से मिलने के लिए आज पहुंचे थे और महाराज प्रेमानंद ने उन्हें ये भी सलाह दी है कि वो भगवत कथा करवाएं अपने घर पे 7 दिन की। उससे सिमी अग्निहोत्री की आत्मा को और ज्यादा शांति मिलेगी। दरअसल ये अल्पायु मृत्यु क्योंकि हुई थी सिमी अग्निहोत्री की और यही कारण रहा है कि आज खुद डिप्टी सीएम मिलने गए थे महाराज प्रेमानंद से और यहाँ जो भी उन्हें सलाह दी गई है भगवत कथा करवाने की, लाजमी सी बात है इसका भी एक असर हमें आने वाले दिनों में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि डिप्टी सीएम को और भी 2 से 3 बड़ी बातें यहाँ कही गई है जो कि सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने साझा करनी जरूरी समझी है। देखिए, कॉलेजेस की रैंकिंग को लेकर भी जानकारी सामने आई है। पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि सेल्फ रैंकिंग करने का मौका कॉलेजेस को मिला था। हिमाचल प्रदेश में 141 के करीब कॉलेज हैं और इन्होंने सेल्फ रैंकिंग की थी। 3 आधार पर यहाँ ये सेल्फ रैंकिंग करने के लिए कहा था। एक तो कि कॉलेज कब खुला है, दूसरा कितनी एनरोलमेंट हो गई है और तीसरी बात किस तरह की सुविधाएं अभी छात्रों को दी जा रही हैं। जिसके बाद अब टेंटेटिव रैंकिंग जारी कर दी गई है यहाँ शिक्षा विभाग की ओर से और इसके लिए 15 दिन का समय दिया गया है आपत्ति जताने के लिए कॉलेजेस को। यदि उन्हें लगता है कि गलत रैंकिंग दी गई है उन्हें, तो इस पर वो आपत्ति भी जता सकते हैं। हालांकि इसमें जो पहले नंबर पर कॉलेज बताया जा रहा है रैंकिंग के मामले में, हालांकि अभी टेंटेटिव रैंकिंग ही है, इसमें बदलाव हो सकता है, लेकिन फिलहाल पहले नंबर पर जो कॉलेज है वो हमीरपुर का कॉलेज है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेमोरियल कॉलेज। इन्हें 1100 अंकों में से 1019 अंक प्राप्त मिले हैं। इनके 1019 अंक इन्होंने प्राप्त किए हैं। इसी तरह से जो दूसरे नंबर पर कॉलेज है वो शिमला का संजौली कॉलेज बताया जा रहा है। इन्होंने 1015 अंक हासिल किए हैं। इसी तरह से तीसरे स्थान पर आरकेएमवी कॉलेज रहा है। ये दरअसल 3 मापदंड इसके लिए तय किए गए थे और इसी आधार पर रैंकिंग की गई है। पहले सेल्फ रैंकिंग कॉलेजेस ने की थी, यानी कि खुद अपने आप को रैंक दिया था और उसके बाद अब टेंटेटिव रैंकिंग भी जारी कर दी गई है शिक्षा विभाग की ओर से। हालांकि इसमें बदलाव हो सकते हैं और जैसा कि हमने कहा 15 दिनों के भीतर रैंकिंग को लेकर यहाँ आपत्तियां मांगी गई हैं, तो मौका है उसके बाद अंतिम प्रारूप क्योंकि रैंकिंग को लेकर यहाँ पर जारी कर दिया जाएगा। भाजपाइयों की ओर से 18 दिसंबर को विरोध दिवस मनाया जाएगा। अभी 2 साल का कार्यक्रम मनाया जा रहा है कांग्रेस सरकार की ओर से बिलासपुर में 11 दिसंबर को, लेकिन ठीक इसके बाद 18 दिसंबर को विरोध दिवस भाजपाई मनाने जा रहे हैं और 18 दिसंबर से ही शीतकालीन सत्र क्योंकि धर्मशाला में शुरू होने जा रहा है। तपोवन धर्मशाला में ही 18 दिसंबर को भाजपाइयों की ओर से आक्रोश दिखाया जाएगा। सरकार की 2 साल को लेकर ये सवाल उठा रहे हैं। 2 साल का कार्यकाल रास नहीं आया है भाजपा को, क्या बड़ी उपलब्धियां रही हैं, आखिरकार किस बात का कार्यक्रम मनाया जा रहा है, यही सवाल बार बार भाजपा नेता उठा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आज ये तक कहा है कि पहले हिमाचल प्रदेश में ही मुख्यमंत्री झूठ कहा करते थे, लेकिन अब तो हरियाणा और महाराष्ट्र में जाकर भी मुख्यमंत्री ने झूठ कहा है। लेकिन उसके बाद फिर भाजपा ने वहां हिमाचल प्रदेश की पूरी फिल्म दिखाई, हिमाचल प्रदेश में दी गई गारंटियों पर पूरी फिल्म दिखाई और हरियाणा और महाराष्ट्र के लोगों को
को गुमराह नहीं होने दिया। दूसरी ओर देखिए, जो कांग्रेस सरकार है, इनकी ओर से कार्यक्रम को लेकर तैयारियां की जा रही है 11 दिसंबर के लिए, और मंडी में आज इसे लेकर बैठक बुलाई गई थी। ये क्योंकि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मंडी में ही आज रैली आयोजित की गई थी, उसी दौरान ये शब्द कहे हैं कि पहले हिमाचल प्रदेश में ही झूठ कहते थे, अब बाहरी राज्यों में भी जाकर भी झूठ कहने लगे हैं। और दूसरी तरफ मंडी में ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं की ओर से बैठक बुलाई गई थी, जिसमें तय किया गया है कि कांग्रेस से कितनी संख्या बिलासपुर पहुंचने वाली है 11 दिसंबर को। तो मंडी से तकरीबन 1000 गाड़ियां जाएंगी, 1000 गाड़ियों का काफिला जाने वाला है बिलासपुर में रैली में शामिल होने के लिए। ये इंतजाम मंडी कांग्रेस की ओर से किया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज टूटू गए थे सब्जी मंडी का उद्घाटन करने के लिए, और उद्घाटन करने के बाद इन्होंने भाजपा पर बड़ा तंज कसते हुए ये कहा है कि भाजपा ने 5 सालों में 20,000 नौकरियां दी, लेकिन कांग्रेस सरकार 2 वर्षों में 31,000 नौकरियां दे चुकी है। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश पूरी तरह से पिछड़ गया था, लेकिन अब सुधारीकरण को लेकर हिमाचल सरकार ने कुछ एक कदम उठाए हैं। भाजपा पर बड़ा तंज कसते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हर गुट यहां अपनी अपनी प्लानिंग भाजपा में कर रहा है। भाजपा 5 गुटों में पूरी तरह से बटी हुई है। एक अनुराग ठाकुर का गुट है, दूसरा जयराम ठाकुर का गुट है और तीसरा राजीव बिंदल का गुट है। इसी तरह से 2 अन्य गुट हैं। ये अलग अलग जगह जाकर प्रदर्शन करते हैं, अलग अलग जगह जाकर अपनी बात कहते हैं। गुटबाजी तो भाजपा में है, ना कि कांग्रेस में है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने कामना पुण्य गौशाला में जाकर गौ सेवा का सौभाग्य भी आज प्राप्त किया है। देखिए, स्कूलों की छुट्टियों को लेकर बड़ी अपडेट देंगे। हालांकि पहले भी जानकारी आपके साथ साझा कर चुके हैं। स्कूलों की छुट्टियों को लेकर टेंटेटिव शेड्यूल जारी कर दिया गया है। पहले भी सरकारी स्कूलों में 52 दिन की ही छुट्टियां दी जाती थी, फिर चाहे बात समर क्लोजिंग स्कूल्स को लेकर हो या विंटर क्लोजिंग स्कूल्स की हो, 52 दिन की छुट्टियां ही अभी भी रहेंगी, लेकिन इसमें फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल छुट्टियां डिवाइड कर दी गई हैं। जो फिक्स छुट्टियां हैं तकरीबन 40 के करीब रहेंगी, और उसके अलावा 12 से 15 छुट्टियां डेप्यूटी कमिश्नर के हवाले कर दी जाएंगी। वो अपने स्तर पर इन छुट्टियों को अनाउंस कर सकते हैं। जैसी स्थिति होगी उसी हिसाब से डेप्यूटी कमिश्नर्स को फैसला लेना है। आज जो सर्कुलर जारी किया गया है उसमें यही स्पष्ट हुआ है कि डेप्यूटी कमिश्नर्स की शक्तियां बढ़ा दी गई हैं। वो फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल छुट्टियों को लेकर फैसला ले सकते हैं। हालांकि फिक्स छुट्टियों के साथ देखिए कोई बदलाव नहीं होगा, ये 40 के करीब संख्या है। और इसके अलावा जो 12 से 15 छुट्टियां बच जाती हैं, ये डेप्यूटी कमिश्नर पर ही पूरी तरह से डिपेंड करता है कि वो कैसे इन छुट्टियों को देंगे और स्थिति उनके जिला में किस तरह की होगी। पहले शिकायत ये आती थी कि जब सर्दियों का प्रकोप ज्यादा बढ़ जाता है तो उस वक्त तक छुट्टियां खत्म हो जाती है, बर्फबारी के दौरान बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है। मॉनसून जब पीक पर होता है तो मॉनसून ब्रेक खत्म हो जाती है और जगह जगह लैंडस्लाइड होते हैं, पेड़ गिरते हैं। इतने खतरे में बच्चों को स्कूल के दरवाजे तक पहुंचना पड़ रहा है, जबकि जरूरत मॉनसून ब्रेक की, मॉनसून के पीक होने तक रहती है। ये भी शिक्षकों की ओर से, अभिभावकों की ओर से पहले कई बार दावे किए गए हैं। ऐसा ही इनका समर ब्रेक पर भी कहना रहता है। इसीलिए फ्लेक्सिबल छुट्टियां भी रखी गई हैं। फ्लेक्सिबल छुट्टियां पूरी तरह से डेप्यूटी कमिश्नर के हाथ में होंगी, यानी कि जिला उपायुक्त के हाथ में होंगी कि अपने जिले में किस तरह की स्थिति है ये देखते हुए वो निर्णय ले सकते हैं। अब देखिए, आपको पूरी तरह से शेड्यूल बता देते हैं किस तरह का जारी किया गया है। सबसे पहले समर क्लोजिंग स्कूल्स के बाद 52 दिन की छुट्टियां क्योंकि रहेंगी, इसमें समर और मॉनसून ब्रेक में 40 दिन की छुट्टियां दी गई हैं। ये समर क्लोजिंग स्कूल्स को लेकर जानकारी दे रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। 15 से 20 दिन की समर ब्रेक दी गई है और ये डेप्यूटी कमिश्नर के हाथ में है कि ये 15 दिन की छुट्टियां देना चाहते हैं या 20 दिन की छुट्टियां। इसी तरह से मॉनसून ब्रेक 20 से 25 दिन की रखी गई है। 25 दिन पूरे देने हैं या 20 दिन देने हैं, या 20 दिन को या 25 दिन को कैसे पूरा करना है। हो सकता है कि ये पहले 1 हफ्ते की ही छुट्टी दे, उसके बाद देखे कि मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से फिर कोई अलर्ट अगले 4 दिन के लिए जारी नहीं किया गया है तो 4 दिन बच्चों को स्कूल भी बुला ले। जैसे ही फिर से अलर्ट जारी हुआ भारी बारिश को लेकर तो फिर ये छुट्टियां कर सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर इनके पास ये 25 दिन की शक्तियां होंगी, 25 दिन इनके हवाले होंगे कि कैसे मॉनसून ब्रेक को अब इन्हें एडजस्ट करना है। और वैसा ही समर ब्रेक के लिए भी इनके पास पूरी अथॉरिटी रहेगी छुट्टियां देने की। तो ये 15 to 20 डेज समर ब्रेक टू बी नोटिफाइड बाय डीसी, इसमें क्लियर किया गया है। उसी तरह से 20 to 25 डेज मॉनसून ब्रेक टू बी नोटिफाइड बाय डीसी, यानी कि डीसी के हाथों में ये अब छुट्टियां रहेंगी। वो स्थिति देखेंगे किस तरह की है, और हो सकता है कि अगर समर ब्रेक में कम भी छुट्टियां दे तो उन्हें मॉनसून ब्रेक में आगे एडजस्ट किया जा सकता है। यानी कि जहां ज्यादा आवश्यकता है वहीं छुट्टियां मिलेंगी, जिससे बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित नहीं होगी, क्योंकि पूरे 52 दिन की छुट्टियां भी मिल जाएंगी, जिसमें 40 फिक्स छुट्टियां बताई जा रही हैं। 12 से 15 छुट्टियां डीसी के हाथ में
होंगी, तो एक्स्ट्रा छुट्टियां देने की भी आवश्यकता नहीं है और इस तरह से पढ़ाई का शेड्यूल भी नहीं बिगड़ेगा और जब जब छुट्टियों की आवश्यकता होगी तभी छात्रों को वो छुट्टियां भी मिलेंगी। अब देखिए विंटर ब्रेक कब होगी समर क्लोजिंग स्कूल्स में, ये 7 डेज की होगी। ये भी डेप्यूटी कमिश्नर पर डिपेंड करता है, ये वेदर की कंडीशन देखते हुए किसी भी एक हफ्ते में ये छुट्टी दे सकते हैं या जरूरी नहीं है कि एक साथ ही एक हफ्ते की छुट्टी दे दे, यानी कि 7 दिन की छुट्टी दे। ये 2-2 दिन करके या 4-4 दिन करके भी ये छुट्टी दे सकते हैं, जैसे एक बारी में 3 दिन की छुट्टी दे दी, फिर एक बारी में 4 दिन की छुट्टी दे दी। और फेस्टिवल ब्रेक भी कुछ इसी तरह की रहेगी, हालांकि ये 5 डेज की रहेगी। ये देखिए एक तरह से कंपल्सरी है। ये जो फेस्टिवल ब्रेक है इसमें ज्यादा अदला बदली डेप्यूटी कमिश्नर नहीं कर सकते हैं और ये संभव भी नहीं है, क्योंकि जब फेस्टिवल होगा उसी दिन छुट्टी मिलनी चाहिए, इससे मौसम का कोई लेना देना नहीं रहेगा। दिवाली से पहले 2 दिन की छुट्टी दी जाएगी समर क्लोजिंग स्कूल्स में और फिर दिवाली के बाद भी 3 दिन की छुट्टी दी जा सकती है कुल्लू को छोड़कर, इसीलिए क्योंकि कुल्लू में अंतर्राष्ट्रीय दशहरा मनाया जाता है और दशहरे के दौरान ही वहां पर बच्चों को 5 दिन की छुट्टियां मिलेंगी। तो बाकी जिलों में 5 दिन की छुट्टियां दिवाली से पहले और दिवाली के बाद दी जा सकती है, लेकिन कुल्लू में दशहरे के बाद ही ये 5 दिन की छुट्टियां मिलने वाली हैं। अब आएंगे विंटर क्लोजिंग स्कूल्स पर। विंटर क्लोजिंग स्कूल्स में भी 52 दिन की ही छुट्टियां होंगी। इसमें मानसून के दौरान 7 दिन की छुट्टियां रखी गई हैं। फेस्टिवल ब्रेक 3 दिन की ही है, दिवाली से पहले 2 दिन की छुट्टी मिलेगी और एक छुट्टी आफ्टर दिवाली मिलने वाली है। विंटर ब्रेक 42 दिन की रहेगी 1 जनवरी से लेकर 11 फरवरी तक। अब देखिए इसमें क्योंकि डेट मेंशन कर दी गई है कि 1 जनवरी से 11 फरवरी तक 42 दिन की छुट्टियां रहेंगी, तो इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है, ना कोई डेट बदली जा सकती है, क्योंकि जहां डेट मेंशन हो चुकी है वहां पर आप छुट्टियां कंफर्म समझिए, फिक्स समझिए। लेकिन जो इससे ऊपर फेस्टिवल या मॉनसून ब्रेक है, ये फ्लेक्सिबल ब्रेक में हम काउंट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ना कोई डेट मेंशन की गई है, महज यहां पर दिन दिए गए हैं कि विंटर क्लोजिंग स्कूल्स में 3 दिन की फेस्टिवल ब्रेक रहेगी और 7 डेज की मॉनसून ब्रेक रहेगी। खासतौर पर मॉनसून में, फेस्टिवल में भी क्योंकि जिस दिन त्योहार होगा लाजमी सी बात है छुट्टी देनी होगी, लेकिन मॉनसून ब्रेक में 7 दिन की छुट्टी कैसे देनी है ये डेप्यूटी कमिश्नर पर डिपेंड रहने वाला है। अब आएंगे बिलासपुर रैली पर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से आज मैराथन मीटिंग बुलाई गई है, सभी प्रशासनिक सचिवों के साथ मीटिंग हो रही है और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कुछ बड़े निर्देश भी जारी किए गए हैं। इसी तरह से हमीरपुर डीसी की ओर से और सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से निमंत्रण दिए जा रहे हैं और तैयारियों का जायजा भी आज मुख्यमंत्री ने लिया है। दिल्ली से अभी कौन कौन बड़े कांग्रेस नेता आएंगे इस पर स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। देखिए राज्य सरकार की ओर से उर्दू और पंजाबी टीचर रखे जाएंगे। ये मामला कैबिनेट बैठक में जाएगा जो कि 12 दिसंबर को होने जा रही है। कैबिनेट नोट इसके लिए तैयार करने पर निर्देश जारी हो चुके हैं। दूसरी बड़ी बात ये कि कॉलेज टीचर अवार्ड पॉलिसी का मामला भी इसी कैबिनेट में जाने वाला है और शिक्षा विभाग की ओर से गेस्ट टीचर पॉलिसी का मामला भी इसी कैबिनेट में रखा जाएगा। ये गेस्ट टीचर पॉलिसी को लेकर पहले विवाद हो गया था, एक दफा फिर ये मामला कैबिनेट में लाया जा रहा है और साथ ही साथ कॉलेज टीचर अवार्ड पॉलिसी का मामला भी आ रहा है। पहले स्कूली स्तर तक ही शिक्षकों को अवार्ड से नवाजा जाता था 5 सितंबर को, लेकिन अब कॉलेज के टीचर्स को भी नवाजा जाएगा उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस को देखते हुए। इसके अलावा कुछ विधेयक भी मंत्रिमंडल से पारित होंगे। विधेयकों के ड्राफ्ट ही अभी देखिए तैयार हो रहे हैं, इसमें थोड़ा सा समय लग जाएगा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने जोरदार हमला आज बोला है कांग्रेस सरकार पर। ये मंडी में थे, मंडी में आयोजित रैली के दौरान इन्होंने 3 सवाल किए हैं कि आखिरकार किस बात का ये जश्न मनाया जा रहा है, क्या उपलब्धियां सरकार की रही हैं, क्या सभी गारंटियां पूरी हो गई हैं, ये तीनों सवाल किए गए हैं। नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि अब तो हिमाचल प्रदेश में आउटसोर्स माफिया भी हावी हो गया है, हर भर्ती आउटसोर्स आधार पर की जा रही है, इससे ज्यादा शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकता है। एक बात इन्होंने ये कही कि कहां तो भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए लेकिन कांग्रेस सरकार समोसे की जांच करवा रही है, ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है। केंद्र सरकार से पूरी मदद हिमाचल सरकार को मिल रही है लेकिन उसके बावजूद भी शुक्रिया नहीं कह रही है कांग्रेस सरकार केंद्र सरकार के लिए। सीनियरिटी पर बड़ी अपडेट लेकर आए हैं, ये शिक्षा विभाग से जुड़ी है। दरअसल शिक्षा विभाग में सीनियरिटी नए सिरे से तय की गई है लेक्चरर और प्रिंसिपल के मामले में। सुप्रीम कोर्ट से आदेश आने के बाद रेगुलर लेक्चरर्स की सीनियरिटी नए सिरे से तय की गई है और वहीं अगर दूसरी ओर प्रिंसिपल्स को लेकर जानकारी दे तो ये नए सिरे से सीनियरिटी तय करने के बाद अब डायरेक्ट और देखिए इसमें जो डायरेक्ट और एडहॉक को लेकर विवाद चल रहा था ये भी खत्म हो गया है। तो 2016
2016 में भी जो सीनियरिटी फाइनल की गई थी उसे भी बदलना पड़ा है। ये प्रिंसिपल्स को लेकर हमने जानकारी दी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने के लिए क्योंकि कैबिनेट से 157 पद स्वीकृत किए गए थे और अब सीनियरिटी पाने वाले कई ऐसे प्रिंसिपल्स भी हैं जो कि रिटायर हो चुके हैं, तो इस बात पर भी गौर करना बहुत जरूरी है। हालांकि बहुत सारे पेच अभी भी बीच में आ रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से आदेश आने के बाद अब शिक्षा विभाग की ओर से नए सिरे से ये सीनियरिटी तय की जा रही है, लेक्चरर्स के लिए भी और प्रिंसिपल के लिए भी। और इस बारे में शिक्षा विभाग की ओर से अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। ये उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक ने अधिसूचना जारी की है। लेकिन राहत भरी बात प्रिंसिपल्स के लिए है क्योंकि इतने लंबे समय से जो विवाद चल रहा था एडहॉक को लेकर और डायरेक्ट को लेकर, ये फिलहाल खत्म हो गया है। हालांकि जानकारी ये भी है कि 2016 तक जो सीनियरिटी फाइनल की गई थी वो भी बदल दी गई है, उसमें भी बड़ा बदलाव किया गया है। इसका इम्पैक्ट कितना होता है आने वाले दिन में हमें पता चलने वाला है। तो फिर मिलेंगे।